नमस्कार, मैं हूं अजय और बड़ी खबर इस वक्त मेरठ से आ रही है, जहां पर कोटिंग फैक्ट्री में धमाका हुआ है। बैडमिंटन कोटिंग फैक्ट्री में धमाका हुआ है। इसके साथ ही स्ट्रीमर फट गया। हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए। कंकरखेड़ा में मौजूद है ये बैडमिंटन कोटिंग की फैक्ट्री। हादसे की जांच में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। बड़ा धमाका बड़े कोटिंग फैक्ट्री में धमाका हुआ है। बैडमिंटन की कोटिंग फैक्ट्री है ये, मेरठ के कंकरखेड़ा में। ब्लास्ट हो गया, 3 मजदूर इसमें जख्मी हो गए हैं। स्ट्रीमर धमाके के साथ फट गया। किस तरह से चल रही थी फैक्ट्री, किस तरह से यहां पर हुआ धमाका, पड़ताल में बातें सामने आएंगी। पुलिस जुटी है जांच में। लेकिन मेरठ में बैडमिंटन कोटिंग फैक्ट्री में धमाके से हड़कंप इलाके में 3 मजदूर जख्मी। और बरेली में आरोपी की हत्या कर दी गई है। हत्या के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई। प्रेमपाल पर था रेप और हत्या का आरोप। 4 साल के बच्चे की हत्या का था आरोप। आरोपी 26 साल के प्रेमपाल की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपी पर पुलिस ने रखा था 25,000 का इनाम। 4 साल के बच्चे की हत्या का ये आरोपी था और लोगों के हत्थे चढ़ा। लोगों ने 26 साल के प्रेमपाल की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम भी रखा था। बरेली की घटना। उसका नाम प्रेमपाल पुत्र सोमपाल, जिसकी उम्र 26 वर्ष है, वो काफी समय से फरार था। पुलिस के द्वारा इसमें पूर्व में 25,000 का इनाम किया गया था। आज थाना आंवला के अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा इस अभियुक्त को पकड़ लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के द्वारा जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा इस पूरी घटना में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। हरीश शर्मा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, ये आरोपी कैसे लोगों के हत्थे चढ़ा, किस तरह से ये आज पूरी घटना सामने आई है? हत्या का ये आरोपी है। 4 साल की बच्ची की रेप और हत्या का आरोपी। जघन्य मामला था, जघन्य आरोप था। आज लोगों ने इसे पीट कर मार डाला। पुलिस ने इसकी तलाश कर रही थी। 25,000 का ये इनाम ही था। प्रयागराज से बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी पर हाई कोर्ट भी सख्त है। हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली मुख्तार अंसारी के परिवार को। गजल होटल गिराने के मामले में यह राहत नहीं मिली। मऊ में है ये गजल होटल, अवैध तरीके से बनाया गया था, अवैध बिना नक्शा पास कराए। पुलिस ने अब प्रशासन ने इसे तोड़ने का नोटिस दिया था। हाईकोर्ट गया था परिवार, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि इसको हटाइए, यथास्थिति बनाइए और मलबा को भी साफ कीजिए। उसकी आड़ में फिर से निर्माण न किया जाए। हाईकोर्ट ने 2 टूक कह दिया है कि जैसी जगह होनी चाहिए वहां पर वैसी बनाइए। 26 नवंबर को इस पर आगे फिर सुनवाई होगी। कोई नया निर्माण नहीं। सर्वेश हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं इलाहाबाद से। सर्वेश, तो ये साफ तौर पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से उम्मीद थी उसको पूरा झटका, यानी अवैध निर्माण गिरेगा ही गिरेगा। जी, निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये एक अहम फैसला है, क्योंकि पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाते हैं मुख्तार अंसारी, और उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल अवैध निर्माण के चलते गजल होटल को गिरा दिया गया है, लेकिन उसके खिलाफ उनके बेटे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इसमें राहत देने की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि परिवार को ही होटल का जो मलबा है उसे हटाना होगा और उसे जल्द हटाने के कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं। और कोर्ट ने साफ किया है कि मलबा हटाने के आड़ में किसी तरह का नया निर्माण नहीं किया जाएगा। यानी कोर्ट ने कहा है कि स्टेटस को, यानी यथास्थिति बनाए रखने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है।
और कोर्ट ने यूपी सरकार सहित सभी पक्षों से पूरे मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और इस मामले की अगली सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 29 नवंबर को होगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है और उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं, अवैध निर्माण है, उनके खिलाफ जो सरकार का ऑपरेशन नक्शे नाबूद चल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। ये भी साफ हो गया इससे सर्वेश कि वो निर्माण अवैध था, इसी वजह से हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। लेकिन परिवार किस आधार पर, कौन सी दलील देकर इसके खिलाफ अपील लेकर गया था हाईकोर्ट? परिवार का ये साफ तौर पर कहना था कि जो होटल है वो नक्शे से इतर बनाए जाने की बात कही गई थी, इस आधार पर इसको ध्वस्त किया गया था, ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई थी। परिवार का ये कहना था कि पूरा होटल अवैध नहीं है, पूरा जितना हिस्सा उसका अवैध था, गलत था, उसको उनको नोटिस मिलती, उसको वो खुद ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। इस तरह की तमाम दलील उन्होंने दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार सहित सभी विपक्षियों को नोटिस जारी करके इसमें 2 हफ्ते में जवाब मांग लिया है और सुनवाई की अगली तिथि 26 नवंबर तय कर दी है। और कुल मिलाकर याचिकाकर्ता को यानी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मामले में कोई राहत कोर्ट ने नहीं दी है। जी, तो फिलहाल कोई राहत नहीं हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी को। और मथुरा में पीएफआई के संदिग्धों को एसटीएफ ले गई। एसटीएफ की टीम जेल से रवाना हुई। 48 घंटे के रिमांड पर ले गए एसटीएफ। 5 अक्टूबर को पकड़े गए थे चारों संदिग्ध और 48 घंटे के रिमांड पर एसटीएफ फिर से इन्हें ले गई है। ये लगातार जमानत के लिए याचिका लगा रहे हैं। अब फिर से 48 घंटे की रिमांड एसटीएफ को। नितिन, तो ये नया मोड़ फिर से आया। आज फटकार लगाने की बात हुई थी, लेकिन आखिरकार फिर से 48 घंटे के लिए रिमांड मिल गई एसटीएफ को। एडीजे जो 10th की अदालत है उसमें जो है नाराजगी जाहिर करते हुए एसटीएफ के अधिकारियों को कहा था कि आप बार बार अंतिम समय लेते हैं जब जो है आरोपियों की जमानत अर्जी लगती है, लेकिन एसटीएफ के अधिकारियों ने कहा था कि सीजीएम न्यायालय में पत्रावली होने के चलते, क्योंकि रिमांड एप्लीकेशन लगी हुई है, इस वजह से वो पत्रावली पेश नहीं कर सकते हैं और उनको 1 तारीख दे दी जाए, तो इस पर नाराजगी जाहिर करी थी। लेकिन एसटीएफ के अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से 48 घंटे का जो रिमांड था वो लेने में सफल रहे हैं और लेने के बाद तत्काल जो एसटीएफ के अधिकारी थे चारों आरोपियों को ले जाने के लिए जेल पहुंचे और चारों आरोपियों को वो अपने साथ ले गए और 48 घंटे तक वो उनसे पूछताछ करेंगे, सारे मामले की जांच करेंगे, किस तरीके से फंडिंग होती थी, वेबसाइट कहां बनाई गई थी और किस तरीके से उसका संचालन हो रहा था, किन किन खातों के माध्यम से आता था। तो अदालत ने करीब 1.25 घंटे की बहस के बाद इनको 48 घंटे का रिमांड दिया है और एसटीएफ एक बार अपने जो उसके प्रयास में थी कि उनको रिमांड मिले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनको रिमांड दे दिया। जी, तो हाथरस मामले में क्या दंगा भड़काने की साजिश थी? क्या ये लोग इसमें शामिल थे? क्या फंडिंग कर रहे थे? अब तमाम मसलों को लेकर पूछताछ 48 घंटे तक एसटीएफ करेगी। आगरा में सामने आई कार हादसे की खौफनाक तस्वीर। पेड़ से टकराकर खंभे को तोड़ती हुई कार निकल गई। ये देखिए कितना खतरनाक रफ्तार का कहर। हादसे में बाल बाल बचा ड्राइवर, लेकिन किस रफ्तार से ये कार चली आ रही थी सड़क पर, खंभे को तोड़ते हुए किस कदर आगे निकलती है। और ऐसी में बेहद खतरनाक ये साबित हो सकता था, लेकिन गनीमत रही, बाल बाल बचा ड्राइवर। आगरा की तस्वीर देखिए, कितनी तेज रफ्तार से कार आ रही है, बेकाबू हो चुकी है कार, ड्राइवर इसको संभाल नहीं पा रहा है। सड़क किनारे पोल को तोड़ते हुए, खंभे को तोड़कर वो एक पेड़ की जड़ के पास से, वहां जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है पेड़ के नीचे, उसको भी तबाह करते हुए आगे निकल जाती है कार। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बेहद तेज रफ्तार से कार यहां पर आ रही है, बेलगाम रफ्तार। और ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। मृतक पति पत्नी थे। पुलिस अब हत्यारों का अब तक सुराग नहीं लगा पाई है। ग्रेटर नोएडा में एक हाई राइज सोसाइटी में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से हड़कंप मच गया। घटना बिसरख थाना इलाके की है। विनय गुप्ता अपनी पत्नी नेहा के साथ चेरी काउंटी सोसाइटी में 9वें फ्लोर पर रहते थे। विनय गुप्ता सोसाइटी में ग्रोसरी की दुकान चलाते थे। सुबह उनके फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था और दोनों के शव लहूलुहान हालत में पड़े थे।
दोनों के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया था। दंपत्ति की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से मामले की पूछताछ की। प्रथम दृष्टया हम लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची है। डॉग स्क्वाड, हमारी फील्ड यूनिट, एसओजी सर्वेलेंस की टीम, थाने की टीम, सारी टीमें अपना काम कर रही हैं। दोनों ही लोगों को बड़ी बेरहमी से सर पे प्रहार करके प्रथम दृष्टया जो चोटें नजर आ रही है, मारा गया है। पुलिस सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस जल्द ही हत्या का खुलासा करने का दावा कर रही है। और यूपी में मामूली विवाद भी अब मारपीट की वजह बन रहे हैं। ऐसे ही आज कई मामले सामने आए जब दो गुट आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। यूपी में मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बुधवार को भी कई जगहों पर मारपीट देखने को मिली। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना इगलास कोतवाली के कारस गांव की है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर बुलंदशहर के खानपुर ढकरौली में पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां पेट्रोल डलवाने को लेकर सेल्समैन और बाइक सवार युवक के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पेट्रोल पंप कर्मचारी ने 10 रुपए का पेट्रोल ज्यादा डाल दिया था, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। वहीं ललितपुर में मटके से पानी पीना एक युवक को भारी पड़ गया। दबंग ढाबा संचालक ने युवक की पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से कर दी। घटना नाराहट के जमौरा गांव की है। पीड़ित के मुताबिक दबंग ने घर में घुसकर उसके परिजनों के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यूपी में मिशन शक्ति चल रहा है और अब छेड़छाड़ मंजूर नहीं, बर्दाश्त नहीं। महिलाएं और युवतियां ये साफ कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। महोबा में एक मनचले की लड़कियों ने जमकर पिटाई कर दी। रोजाना छेड़खानी से तंग आकर हाई स्कूल की छात्रा ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मनचले को जमकर सबक सिखाया। मनचले की जूते चप्पलों और लात घूंसों से पिटाई की गई, जिसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसको पिछले 15 दिनों से एक लड़का छेड़ रहा था। कभी बाइक से उसके रास्ते में लगा देना, कहीं उसमें गलत कमेंट कसना। वो लड़की ने आज हमें बताया, तो आज हम ये सोचे कि आज उसको सबक सिखाना चाहिए। दरअसल ट्यूशन पढ़ने जाने के दौरान मनचला रोजाना छात्रा को परेशान करता था। पीड़ित दुर्गा वाहिनी संगठन से जुड़ी है। उसने संगठन की दूसरी सदस्यों को जब मनचले की करतूत के बारे में बताया, तो लड़कियों ने मनचले को सबक सिखाने की ठान ली। वहीं लड़के की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर जालौन में भी एक महिला से छेड़खानी करना अधेड़ को भारी पड़ गया, जहां महिला ने बीच सड़क पर अधेड़ को चप्पलों से पीट दिया, जिससे आसपास लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। ये घटना उरई कोतवाली की बताई जा रही है। कुछ ही पलों में यूपी की और दमदार खबरें। वेलकम बैक। गाजियाबाद और इसके आसपास चेन स्नैचर्स पुलिस को सीधी चुनौती दे रहे हैं। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली एनसीआर में चेन स्नेचर्स का आतंक है। दिन दहाड़े स्नेचर महिलाओं के गले से चेन छीनकर फरार हो रहे हैं। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई है। ग्रेटर नोएडा में दो बदमाशों ने एक महिला के गले से चेन छीन ली। महिला एक नारियल के ठेले पर खड़ी थी, तभी बदमाशों ने उस पर झपट्टा मार दिया। चेन स्नेचर्स की हिम्मत इस कदर बढ़ी हुई है कि चेन नीचे गिर जाने पर स्नेचर महिला को चाकू दिखाते हुए नीचे गिरी चेन को आराम से उठाते हैं और फरार हो जाते हैं। लूट की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना बीटा 2 थाना इलाके के मदर डेयरी बूथ के पास की है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। उधर गाजियाबाद के विजयनगर में भी दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई। प्रताप विहार की रहने वाली शिक्षिका के गले से एक बाइक सवार बदमाश चेन छीनकर फरार हो गया। शिक्षिका स्कूल से घर लौट रही थी, तभी सोसाइटी के गेट के पास एक बाइक सवार बदमाश उनके गले से चेन छीनकर फरार हो गया। इस घटना के बाद से इलाके के लोगों को झपटमारों का डर सता रहा है। और अमेठी में एक हैरान करने देने वाला मामला सामने आया है। त्रिलोकपुर गांव के पास हाईवे पर एक बैग में 5 महीने का बच्चा लावारिश हाल में पड़ा मिला। बैग में बच्चे की जरूरत का सामान, 5,000 रुपए और एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में लिखा है कि आप मेरे बच्चे को 5 से 7 महीने तक अपने पास रख लें
और जो बच्चे को रखने वाले रुपए के लिए 5,000 रुपए देने की बात कही गई है। बैग में बच्चा मिलने के बाद इलाके में हड़कंप है। हालांकि परिवार के लोगों ने जिनके घर के बाहर ये बच्चा रखा गया था वो बच्चे को परवरिश देने को फिलहाल तैयार हो गए हैं। बहराइच में खुलेआम कच्ची शराब बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक बता रहा है कि कच्ची शराब वो खुद बनाता है और इस धंधे के लिए पुलिस को हर महीने 3200 रुपए देता है। साथ ही डायल 112 और पुलिस चौकी को भी रकम देनी पड़ती है। ये वीडियो कोरियन पुरवा का बताया जा रहा है। गोंडा में मोतीगंज थाने में तैनात दरोगा विजय यादव को रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। दरोगा विजय यादव का रिश्वत मांगते हुए एक ऑडियो वायरल हो रहा है। दरोगा दो पक्षों में मारपीट के मामले में निर्दोष को भी फंसाने और फिर केस से नाम निकालने के बदले रिश्वत मांगने का इन पर आरोप लगा है। एसपी ने मामले का संज्ञान लेकर दारोगा को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग संज्ञान में आया है, जिसमें थाना मोतीगंज में नियुक्त एक सब इंस्पेक्टर विजय यादव हैं, ये उनका बताया जा रहा है। इसमें अनुचित लाभ लेकर विवेचना को प्रभावित करने की बात प्रथम दृष्टया सामने आ रही है। तत्काल प्रभाव से उक्त सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें, बने रहिए हमारे साथ।